हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, हम लोग कर रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक लाइफ स्पान को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी टाइप है उसको डिटेल में करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब होता है अपने जैसे संतान को, अपने जैसे हुबहू संतान को उत्पन्न करना। तो डिफिनेशन देख लेते हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म कोई जीव रिप्रोड्यूस उत्पन्न करता है यंग वंस यानी संतान, ऑफस्प्रिंग यानी संतान, सिमिलर टू देमसेल्फ, कैसा, अपने ही समान। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव जो है अपने ही समान संतान को, ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन आखिर क्यों जरूरी है। तो इसका सिंपल क्लियर कट 3 आंसर है। पहला है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, रिप्रोडक्शन जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, इस संसार में, इस धरती पर किसी भी जीव का बने रहने के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। पहले एक जीव हुआ करता था डायनासोर, डायनासोर इसका प्राइम एग्जांपल है जो कि अब नहीं रहा, विलुप्त हो गया। एक होता है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में उसको रखा जाता है जो कभी इस संसार में था, वैसा जीव जो कभी संसार में था अब नहीं, उसको रेड डाटा बुक में रखते हैं। तो डायनासोर को अभी रेड डाटा लिस्ट में डाल दिया गया क्योंकि डायनासोर अब नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। उसी तरह से डोडो का भी एक पक्षी हुआ करता था, उसमें भी जब वो रिप्रोडक्शन नहीं किया तो वो भी संसार से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि बिना रिप्रोडक्शन का कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक टाइगर है, ये टाइगर जो है ये आप इंडिया में देखेंगे बंगाली टाइगर है, ये 1100 कुछ बचा है। अगर ये रिप्रोड्यूस बहुत तेज़ी से नहीं करेगा तो एक टाइम आएगा जब टाइगर भी विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इसको स्पेशल सिक्योरिटी दिया गया है और इसको कोई मार नहीं सकता, इंडिया में केस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया एक बार तो दोबारा नहीं आएगा, फिर इसका भी नाम रेड डाटा बुक में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए एक मुर्गी जो कि रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए इंसान जो कि अपने ही समान इंसान को जन्म दिया है। तो यहाँ पे एक अंडा टूट रहा है और मुर्गी निकल रहा है। ये इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि टूटने से हर बार तकलीफ ही नहीं होता, कभी कभी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। हर बार टूटने का मतलब समाप्त होना नहीं होता, कभी कभी ज़िंदगी भी शुरू होता है, जैसे इसका शुरू हो रहा है। और इंसानों के लिए रिप्रोडक्शन उतना ही ज़रूरी जितना अदर जीवों के लिए है, लेकिन इंसान जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए बड़ा इच्छुक है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जहाँ चाइना जैसे देश का आबादी देखिए इतना हो गया है, वहाँ पर एक पॉलिसी लाया गया, हम दो हमारे दो। इंडिया में क्या है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अलग ही पॉलिसी चल रहा है, हम दो हमारे और होने दो, और 2-3 साल के बाद फिर गिन लो। तो यहाँ पे इंसानों का कोई मसला नहीं है। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है इंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर जीवन के निरंतरता को, कि लाइफ जो है कंटिन्यू चलते रहेगा, इस बात को भी रिप्रोडक्शन सुनिश्चित करता है। अगर रिप्रोडक्शन होते रहा तो लाइफ चलते रहेगा। तीसरा रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा रिप्रोडक्शन इंश्योर से सुनिश्चित कर देता है दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि ह्यूमन स्पीसीज जो है, मानव प्राणी, ये पूरे समय के लिए इस धरती पर बने रहेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। हम लोग देख लिए रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों है। रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, जैसे टाइगर अपने जैसे टाइगर को उत्पन्न कर रहा, कोई मुर्गी अपने जैसे ही चिकन को उत्पन्न कर रहा, कोई इंसान अपने जैसे ही इंसान को उत्पन्न कर रहा। तो रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना। क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन? तो ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? अब इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का कुछ बेसिक फीचर है, कुछ इंपॉर्टेंट बात रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन होता कैसे है? जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? रिप्रोडक्शन होगा तो पहले कैसे होता है? आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है और डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होने का मतलब है, रेप्लिकेशन का मतलब है फोटोकॉपी बनाना। जैसे कोई जीव जब दूसरे अपने संतान को उत्पन्न करता है तो अपने ही जैसे उत्पन्न करता है ना। कोई पपीता की गाछ से जो पपीता होगा वो वैसे ही होगा, सेम अपने पेरेंट के जैसा लगेगा। तो इसका मतलब होता है रिप्लिकेशन, मतलब फोटोकॉपी कर देना। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनेगा तभी तो हाथ पाँव, प्रोटीन क्या है? मसल फॉर्मेशन है, हाथ पाँव आँख बनाना है तो प्रोटीन तो चाहिए। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल डिवीजन, सेल जो है बढ़ता है और वो ग्रोथ होता है, सेल बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर के कोई इंसान ही ले लीजिए, सेल बड़ा हो गया, इंसान हो गया, युवा हो गया इंसान। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव या रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रोडक्टिव बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको हम लोग जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब ये हो गया कि वो अब इस अवस्था में आ गया कि वो भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी अब वो बड़ा हो गया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, अब वो बड़ा हो गया तो वो भी नए संतान को उत्पन्न कर सकता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव लिख के चलिए, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, रिप्रोडक्टिव यूनिट। जैसे आप इस एग्जांपल से देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है, अगर ये सेल अपना फोटोकॉपी बनाता है, जैसे आपको एक एक पेज नहीं बोले जेरोक्स कीजिए, 2 पेज करके दे दिए, सेम था, वैसे ही एक सेल है, ये 2 सेम
भागों में बढ़ गया, एकदम जेरोक्स फोटोकॉपी अपने ही जैसा बना लेना, ये कहलाता रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो सेल डिवीजन होता है इसका 2 इंपॉर्टेंट टाइप है, अभी ही बता देते हैं, इसमें कंफ्यूज रहता है सबको। देखिए माइटोसिस एंड मियोसिस, ये 2 टाइप है जिससे सेल डिवीजन होता है, यानी सेल डिवीजन 2 तरह से होता है, तो या तो माइटोसिस हो रहा या मियोसिस हो रहा। माइटोसिस मियोसिस क्या है? देखिए माइटोसिस वो है जिसमें एक सेल आगे जाके 2 सेल में बढ़ जाता है, और मियोसिस वो है जिसमें एक सेल आगे जाके फिर 4 सेल में बढ़ जाता है। तो अगर एक सेल आगे जाके 2 सेल में बढ़ रहा तो वो माइटोसिस है, और एक सेल आगे जाके 4 सेल में बढ़ रहा तो वो मियोसिस है। सिंपली समझ में आगे हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम लोग डिटेल में पूरा चैप्टर में यही करना है, सेक्सुअल एसेक्सुअल क्या है। तो हम लोग सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं, सिर्फ समझेंगे यहाँ पे, डिटेल में नहीं करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ से डिटेल में करेंगे, सेक्सुअल को बाद में करेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन बता देते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स से जब नए संतान का उत्पत्ति होता है, कैसे होता है? बाय यूजिंग देयर सेक्स सेल, अपने सेक्स सेल का इस्तेमाल करके। सेक्स सेल को क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब 2 पेरेंट अपने सेक्स सेल यानी गैमीट का इस्तेमाल करके, 2 अलग अलग, यानी इंसान में बात करें तो एक मेल और एक फीमेल, जब अपना सेक्स सेल, मेल में होता स्पर्म, फीमेल में होता ओवम, ये दोनों सेक्स सेल यानी जिसको गैमीट कहते हैं इस्तेमाल करता है और नए संतान को उत्पन्न करता है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपली मतलब सेक्स सेल इस्तेमाल हो रहा है तो सेक्सुअल हो गया। एग्जाम्पल क्या है? इंसान, मछली ले लीजिए, मेंढक, मुर्गी है ना, बिल्ली, डॉग ले लिए, काउ, हॉर्सेस, डियर्स, रैबिट्स, लायंस, टाइगर्स, ऑल रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, अधिकांश जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हो गया ऐसा प्लांट जिसमें फूल आता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत लोग सोचता है कि पेड़ पौधा जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल होगा, ऐसा बात नहीं है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होता है जिसमें फिर फूल लगता है, और फूल लगता है तो वो फ्लावरिंग प्लांट हो गया, और वो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर ये देख लीजिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द सेक्स सेल ऑफ 1 पेरेंट, एक पेरेंट का, मान लीजिए मेल का, उसका सेक्स फ्यूजेज विद द सेक्स सेल ऑफ अनदर पेरेंट, दूसरे पेरेंट के सेक्स सेल के साथ मिलता है। फ्यूज करने का मतलब है मिलता है। टू फॉर्म, किस लिए? टू फॉर्म, बनाने के लिए, कॉल्ड जाइगोट, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का सेल दूसरे पेरेंट के सेल से मिलता है और एक नए तरह का सेल बनाता है, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। दिस जाइगोट देन ग्रोज, ये जाइगोट बाद में बढ़ता है, एंड डेवलप्स टू फॉर्म ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, और आगे जाकर के एक नए जीव को बना लेता है। इस बात को थोड़ा हम लोग इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे रहा एग्जाम्पल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, एक मिनट, चलिए समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसा कि बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट भाग लेते हैं। तो 2 पेरेंट में एक तो मेल पार्ट होगा और एक होगा फीमेल पार्ट। मेल पार्ट जो होगा उससे मेल हार्मोन्स आएगा, फीमेल पार्ट से फीमेल हार्मोन्स आएगा। तो मेल हार्मोन्स का नाम है स्पर्म और फीमेल हार्मोन का नाम है ओवम। मेल हार्मोन को, स्पर्म को आप मेल गैमीट भी कह सकते हैं, और फीमेल पार्ट जो है जिसका ओवम है उसको हम लोग फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं। तो मेल हार्मोन है स्पर्म और फीमेल हार्मोन है ओवम। मेल हार्मोन को मेल गैमीट, फीमेल हार्मोन को फीमेल गैमीट भी कहते हैं। स्पर्म का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस तरह का स्पर्म होता है और ओवम इस तरह का होता है। तो यहाँ पे जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। आगे हम लोग करेंगे भी फर्टिलाइजेशन को, स्पर्म और ओवम को मिलने से बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन होता क्या है। यहाँ पे स्पर्म देख रहे हैं कि ओवम में इंटर करने का कोशिश करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक नया सेल जाइगोट का निर्माण होता है। पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे 2 सेक्स सेल होता है। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स सेल ऑफ 1 पेरेंट फ्यूजेज विद द सेक्स ऑफ अनदर पेरेंट। एक पेरेंट का सेक्स सेल दूसरे पेरेंट के सेक्स सेल के साथ मिलता है और एक नए सेल का निर्माण करता है जाइगोट का, और ये जाइगोट फिर बड़ा होकर के नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक सेल है मेल का, एक सेक्स सेल है फीमेल का, दोनों मिला और एक नए सेल का निर्माण किया जाइगोट। ये जाइगोट जो होता है, यहाँ पे देखिए ये जाइगोट है, दोनों मिल गया, ये स्पर्म है और ये ओवम है, स्पर्म है और ओवम है, दोनों मिला तो जाइगोट का निर्माण किया। ये जाइगोट जो है आगे बढ़ेगा और डेवलप हो जाएगा एम्ब्रायो में। तो ये जाइगोट आगे बढ़ के डेवलप हो गया एम्ब्रायो में। एम्ब्रायो जो है फिर डेवलप होता है और ये पूरा बेबी का निर्माण कर देता है। तो आप समझ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे जाके समझना ही है। तो एक बार अभी बताएं, एक बार और बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से इसको ध्यान दीजिए,
और याद कर लीजिए कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेल से आता है मेल हार्मोन, फीमेल से आता है फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन को स्पर्म कहते हैं, फीमेल हार्मोन को ओवम कहते हैं। स्पर्म को मेल गैमीट और ओवम को फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं। स्पर्म और ओवम के मिलने की इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ स्पर्म जो है ओवम के अंदर घुस गया है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, जायगोट। जायगोट आगे जाके डेवलप होता है और एम्ब्रायो का निर्माण करता है और एम्ब्रायो ही विकसित होकर के फिर पूरा संतान बनाता है। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल, जैसा कि ए बता रहा है, ए मीन्स एब्सेंस ऑफ सेक्स, यानी यहाँ पे सेक्सुअल भाग नहीं लेगा, यानी कि यहाँ पे स्पर्म ओवम ये सब कुछ भाग नहीं लेगा, सेक्सुअल होगा ही नहीं यहाँ पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, जब संतान उत्पन्न किया जाता है बाय सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट के द्वारा। यहाँ दो अलग अलग पेरेंट भी नहीं है ना, विदाउट इन्वॉल्विंग सेक्स सेल, बिना सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट से, बिना सेक्स सेल के प्रयोग से, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे ही हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसका कुछ प्राइम एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक है बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस, रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोग इन सबको डिटेल से करने वाले हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा कैरेक्टर समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या लक्षण है, क्या गुण है। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें एक दो पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें एक पेरेंट भाग लेता है। सेक्सुअल में दो पेरेंट, एक मेल एक फीमेल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट भाग लेता है, यानी यूनिपेरेंटल कंडीशन होता है यहाँ पे। गैमिट्स आर नॉट फॉर्म, गैमिट का निर्माण नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब मेल और फीमेल दोनों मिलता है, स्पर्म ओवम मिलता है तो गैमिट बनता है। यहाँ जब एक ही पेरेंट है तो गैमिट बनेगा नहीं। नो फर्टिलाइजेशन अकर, और फर्टिलाइजेशन तो तब होता है जब गैमिट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद गैमिट का निर्माण होता है। जब गैमिट नहीं बन रहा, मतलब कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा, यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं हो रहा, तो यहाँ नो फर्टिलाइजेशन अकर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैंस कॉल्ड एगैमोजेनेसिस या एगैमोजेनी। टर्मिनोलॉजी है, इसको याद करते चले कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अगर गैमिट भाग नहीं ले रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एगैमोजेनेसिस या एगैमी। आगे है देयर इज ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, सिर्फ माइटोटिक सेल। माइटोटिक मतलब समझ रहे, सिंपली एक सेल जो है दो सेल में बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं माइटोटिक सेल, सिंपली बढ़ जाता है। मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत तेज़ी से होता है। जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान उत्पन्न होने में बहुत समय लग जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं है ऐसा। इसमें है भी क्या, सिंपली दो भागों में टूट जाता है, कुछ नहीं है। 6 में है डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट विच इज कॉल्ड क्लोन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म यानी संतान जो होता है वो जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली यानी आनुवांशिक रूप से भी और दिखने में भी सिमिलर होता है अपने माँ बाप के जैसा। मतलब अब माँ बाप तो यहाँ दो तो रहेगा ही नहीं, अपने जनक के जैसा सिमिलर रहेगा, पेरेंट के जैसा, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्लोन को जरा याद रखिएगा। क्लोन कहाँ पाया जाता है, क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। क्लोन कहते हैं कि इसको है जब पेरेंट के समान ही उसका डॉटर ऑर्गेनिज्म 100% मिल जाएगा तो उसको क्लोन कहते हैं। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में करेंगे, कितने तरह का होता है। तो हम बताएं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 तरह का। फिजन है यहाँ पे, बाइनरी फिजन, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, तो स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन सबको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजन। फिजन का मतलब ही होता है टू स्प्लिट, टूटना। फिजन मीन्स टूटना। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन, फिजन के प्रक्रिया में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कोई यूनिसेल्युलर मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना होता है उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। स्प्लिट्स, वो टूट जाता है टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टूटता है, वो 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। और यहाँ पे खास बात है कि ये यूनिसेल्युलर होता है, एक सेल से बना होता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल 2 है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो फिजन का 2 एग्जांपल है, बाइनरी और मल्टीपल। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स होता है 2, तो अगर एक सेल 2 भागों में टूटा तो बाइनरी, और मल्टीपल मतलब 2 से अधिक भागों में टूट रहा तो वो मल्टीपल फिजन हो जाएगा। चलिए एक एक करके डिटेल से कर देते हैं। सबसे पहले तो बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन स्प्लिटिंग इनटू 2, फिजन मीन्स टूटना, और बाइनरी मतलब 2, तो 2 भागों में टूटना, वो क्या है, बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन में द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 नए ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है। फिजन का मतलब होता है 2 बराबर भागों में टूटना, और बाय मतलब 2, तो 2 अगर बराबर भाग में टूट रहा है कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 नए जीव में, वो बाइनरी फिजन हो गया। और व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है, जब कभी बाइनरी फिजन होता है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सीजेस टू एग्जिस्ट, तो ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो समाप्त हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। एंड 2 न्यू ऑर्गेनिज्म कम टू एग्जिस्टेंस, और 2 नए ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में
धरती पे आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इंसानों में देखते हैं जब वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ माँ बाप जो है वो रहता है। ऐसा नहीं कि माँ बाप का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जीव है सिंपली 2 जीव में बढ़ जाता है और पहले जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यही 2 जीव हो गया। मतलब ऐसा है कि आप एक कागज़ लीजिए, उसको 2 भागों में फाड़ दीजिए, तो क्या पहले वाला कागज़ अब बचा नहीं, 2 नए अलग अलग कागज़ हो गया। 2 भागों में फाड़ दिए तो 2 अलग अलग कागज़ हो गए, लेकिन पहला वाला कागज़ तो खत्म हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माँ बाप का अस्तित्व रहता है, लेकिन एसेक्सुअल में नहीं रहता है। मतलब वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 नए जीव में बढ़ जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया, बैक्टीरिया इत्यादि प्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। आप देखेंगे कि बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल देंगे हम, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया, ये सब बाइनरी फिजन करता है। और ये भी याद रखिए, अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मानिया जो है ये सब प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया का एग्जांपल देंगे, यूग्लिना आता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं। इन दिस प्रोसेस, बाइनरी फिजन का डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं, इन दिस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस प्रक्रिया में द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपली 2 हाफ में, आधा आधा बढ़ जाता है, एकदम बराबर भाग में, ईच फॉर्मिंग, और जो दोनों टुकड़ा है फॉर्मिंग वो निर्माण कर देता है एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीव का निर्माण कर देता है। और क्या, इट कैन अकर थ्रू एनी प्लेन, ये किसी भी प्लेन से होता है। जैसे ये अमीबा है, प्लेन का मतलब है किसी भी समतल में टूट सकता है। आप इस अमीबा को ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से, जैसे आपका मर्जी है वैसे किसी भी प्लेन में आप इसे डिवाइड कर दें, यहाँ पे 2 नया अमीबा बन जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, बाइनरी फिजन में हम लोग पढ़ रहे हैं तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे बाइनरी फिजन इन अमीबा, आप एक अमीबा देख रहे हैं, अमीबा का बीच में ये देख रहे हैं जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म। अमीबा का बॉडी जो होता है सूडोपोडिया का बना होता है, ठीक है। और अमीबा में ये देखो 2 जीव कब बनता है, जब न्यूक्लियस बीच में से बढ़ जाएगा तो 2 जीव। अब बीच वाला देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे लंबा होते जा रहा और धीरे धीरे ये 2 न्यूक्लियस का निर्माण कर दिया, यानी अब 2 जीव हो गया। तो अमीबा का आकार कैसा भी हो सकता है, सूडोपोडिया का बना होता है। सूडो मतलब नकली, यानी आकार इसका नकली होता है, झूठा होता है, ये किसी भी आकार का हो सकता है। और यहाँ पे देखिए अमीबा सिंपली 2 भागों में बढ़ गया, ये किसी भी प्लेन में बढ़ सकता है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी क्यों बोले, क्योंकि 2 भागों में बढ़ा। एक एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में इंपॉर्टेंट नोट बताते हैं। यूग्लिना एक ऐसा जीव है, यूनिसेलुलर है, एक ऐसा जीव है जो कि ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक मतलब आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो इसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बना लेगा। और अगर डार्क जगह पे रखेंगे जहाँ सनलाइट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये हेटरोट्रॉफिक, यानी ऐसा जीव हो जाता है जो कि दूसरे के जीव के मदद से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी किसी को खा पी के अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। तो यूग्लिना को अगर आप देखेंगे तो यूग्लिना के यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे है कॉन्ट्रासाइल वर्क्यूल। ये जो कॉन्ट्रासाइल वर्क्यूल है ये वेस्ट वाटर जो रहता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और ये न्यूक्लियस 2 भागों में बटेगा तो नए यूग्लिना का निर्माण होगा। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्लैजिला वाला, इसके मदद से यूग्लिना मूव करता है। अब धीरे धीरे न्यूक्लियस 2 भागों में बट रहा है और यहाँ पे 2 नया यूग्लिना का निर्माण हो गया। तो किस में पाया जाता है बाइनरी फिजन, तो अमीबा में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, लिस्मानिया में पाया जाता है और पैरामीशियम में पाया जाता है। 2 इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे बता रहे हैं, नोट याद रखिएगा कि अगर बाइनरी फिजन इस तरह से होता है, कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली, एक तो वर्टिकली हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टली हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टली किस में होता है, तो पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टली होता है और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। और अगर वर्टिकली होगा, वर्टिकली किस में होता है, यूग्लिना में वर्टिकली होता है, तब इसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये इंपॉर्टेंट है। अमीबा में तो कैसा भी हो सकता है, ये किसी भी प्लेन से कट सकता है, ऐसे ऐसे जैसे। लेकिन अगर आप बात करें यूग्लिना में तो ये वर्टिकली होता है और इसका स्पेशल नाम है लॉन्गिट्यूडनल। और पैरामीशियम में ये हॉरिजॉन्टली होता है और इसका स्पेशल नाम है ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखें। आगे हम लोग देखते हैं और भी एग्जांपल बाइनरी फिजन का। जैसे हम फ्लैजिला का बात करें, फ्लैजिला वो होता है जिसके मदद से कोई चलता है। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें भी पैरामीशियम में देख ले अगल बगल ये फ्लैजिला आ गया, इसके मदद से पैरामीशियम मूव करेगा। यहाँ पे देखिए लिस्मानिया फिगर है, लिस्मानिया के पास फ्लैजिला है, फ्लैजिलम है, तो इसकी मदद से वो मूव करता है। अच्छा, लिस्मानिया को एक और नाम से जाना जाता है कि लिस्मानिया जो है वो क्या उत्पन्न करता है, वो कालाजार यानी ब्लैक फीवर को उत्पन्न करता है। ये नोट याद रखेंगे आप। बाकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया, इन सब में लिस्मानिया, इन सब में बाइनरी फिजन पाया जाता है।
अब बात है मल्टीपल फिजन का। तो बाइनरी फिजन का मतलब था एक दो में टूटेगा, मल्टीपल फिजन का मतलब एक कोशिका, एक जो सेल है वो कई सारे सेल में टूट जाएगा। तो मल्टीपल फिजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन विच जिसमें कि कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म टूट जाता है, स्प्लिट इनटू टू फॉर मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म, कई जीवों में टूट जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है। इंसानों में मलेरिया इसी बीमारी के कारण होता है। एक्चुअल में एक मच्छर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फीमेल एनाफिलीज है। फीमेल, मेल वाला बेचारा जो है वो बड़ा शरीफ रहता है, बदमाशी यही करती है। फीमेल एनाफिलीज है। अगर ये आपको काट लिया तो आपके ब्लड में, जैसे ये काट लिया, आपके ब्लड में जो है ये छोड़ देता है क्या? प्लाज्मोडियम छोड़ देता है। यानी इसके मुंह से आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम छोड़ दिया जाएगा और ये प्लाज्मोडियम चला जाएगा आपके लीवर सेल में। ये देखिए आपका ब्लड जो होता है रेड होता है, लेकिन अगर आपको प्लाज्मोडियम छोड़ दिया गया तो वो ब्लू हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? आपके लीवर के सेल में चला जाएगा। लीवर कोशिका में जब ये चला जाता है प्लाज्मोडियम, तो वहाँ पर जा करके ये रहने लग जाता है। अब वहाँ क्यों रहने लग जाता है? क्योंकि प्लाज्मोडियम को वहाँ ढेर सारा खाना पीना लीवर में मिलता है, लेकिन इसको डर होता है कि WBC इसको खा ना जाए। वाइट ब्लड सेल WBC, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम माना जाता है, एक तरह का हमारे बॉडी का सैनिक है, वो इसको खा ना जाए। इसके डर के वजह से वो क्या करता है? अपने चारों ओर, देखिए लीवर सेल में वो अपने चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण करता है। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है, एक रक्षा दीवार होता है, ताकि इसको WBC खा ना जाए। अब ये धीरे धीरे सिस्ट के अंदर ग्रो करते रहता है, अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है, क्योंकि अकेला है तो खा जाएगा। ये संख्या बढ़ाते एक टाइम पे ये न्यूक्लियस देखिए कई सारे अलग अलग प्लाज्मोडियम का निर्माण कर दिया, और इसकी संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, 1000 के आसपास हो जाता है, तब ये सिस्ट जो है ये फट जाता है। फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल मतलब ये बहुत संख्या में जब हो जाता है तब ये सिस्ट फट जाता है और ये प्लाज्मोडियम पूरा ब्लड में फैल जाता है, और जो ब्लड रेड होता है वहाँ पे ये ब्लू हो जाता है ब्लड, और उस टाइम पे मलेरिया हो जाता है इंसान को। तो मलेरिया एक नॉर्मल बीमारी है मलेरिया, जो कि हो जाता है। और किस लिए होता है? तो एक मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज नाम का मच्छर होता है, वो काट लेगा तो ये जो प्लाज्मोडियम छोड़ देगा, प्लाज्मोडियम आपके ब्लड से चला जाएगा लीवर सेल में, लीवर सेल में ये जाकर के वहाँ रहने लगेगा, और क्योंकि WBC इसको खा ना जाए तो एक सिस्ट का निर्माण करेगा। सिस्ट मतलब एक प्रोटेक्टिव वॉल, एक दीवार का निर्माण कर लेगा। धीरे धीरे ये जो है इसकी संख्या बढ़ते जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये 1000 के आसपास हो जाएगा, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो अचानक ये सिस्ट जो है ब्रेक्स हो जाता है, फट जाता है, और सिस्ट के फटने से सारा प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में रिलीज हो जाएगा, और ये जाके सेल पे अटैक करेगा, और हमें क्या हो जाता है? हमें जाके मलेरिया बुखार हो जाता है। इसके वजह से प्लाज्मोडियम को मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं। इससे बचने के लिए आप अक्सर देखते हैं धुआं वगैरह का छिड़काव किया जाता है प्लाज्मोडियम से बचने के लिए। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अब पहला अगर जो समझ गए हैं कि फिजन क्या होता है, दो तरह का फिजन होता है, बाइनरी और एक मल्टीपल फिजन। तो दूसरा देखते हैं बडिंग क्या। बहुत ज़्यादा सिंपल, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। बडिंग क्या? इन बडिंग में क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का कोई छोटा सा अंग, कहाँ से? ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म के शरीर का कोई छोटा सा अंग ग्रोज आउट, वो बाहर ऐसे निकल जाता है। जैसे ये मान लीजिए ये क्या? हाइड्रा। बडिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। तो आप ये देखिए हाइड्रा है, इस हाइड्रा के छोटा सा अंग यहाँ से निकलने का कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे ये और निकला, एक टाइम पे ऐसा हुआ कि ढेर सारा निकल गया, और यहाँ से ये कट जाएगा। यहाँ से जैसे ही कट जाएगा तो ये ज़मीन पे गिरेगा, और नया हाइड्रा अपने ही समान नया हाइड्रा को ये जन्म दे देगा। तो बडिंग में क्या होता है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा भाग उभर कर यहाँ से बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे ये कट के ज़मीन पे गिर जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यही होता है बडिंग। बडिंग क्या होता है? इन बडिंग में स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट बॉडी ऑफ द पेरेंट के एक बॉडी से एक छोटा सा भाग ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट, बाहर निकलता है एज अ बर्ड, एक बर्ड के रूप में। बर्ड मतलब ऐसा उभार के रूप में। एंड देन डिटैचेस, उसके बाद ये अलग हो जाता है, एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल है हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। और ईस्ट देखिए यहाँ पे है, ये ईस्ट जो है इसका न्यूक्लियस देखिए फिर धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हुआ। न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड हो गया तो ये अलग अलग ईस्ट में डिवाइड हो जाता है। तो बडिंग किस में पाया जाता है? तो दो एग्जांपल याद रखें, हाइड्रा और ईस्ट। अगला लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले जानने का जरूरत है कि स्पोर होता क्या है। स्पोर आप देखे होंगे फूल में, अगर आप फूल देखते हैं तो फूल को अगर फाड़ते हैं, छोटा सा फूल होता है ऐसा, देखिए इसको फाड़ते हैं तो दाना महीन बहुत सारा दाना ऐसा ग्रेन्यूल्स मिलेगा, वही स्पोर होता है। ये हवा में एनी टाइम उड़ते रहता है। अगर कोई आप ऐसे गाछ के नीचे जाएँ जहाँ पे फूल हो गया होगा गाछ में, तो स्पोर छोटा स्पोर जो है वो गिरते रहता है। तो स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटा होता है, और रिप्रोडक्टिव बॉडी का
मतलब बॉडी का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव अंग। जैसे मेल में स्पर्म होता है ना, फीमेल में ओवम होता है, वैसे ही ये बहुत सारे पेड़ पौधों में स्पोर्स होता है। विच आर कवर्ड, जो कि ढका होता है बाय प्रोटेक्टिव कोट, एक प्रोटेक्टिव कोट से। जैसे ये देखिए, ये इस तरह से गोल गोल होता है, फूल से खिलने से पहले आप देखे होंगे, ये इसमें ढका हुआ रहता है। ये स्पोर जिसमें ढका हुआ है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर देखिए जिसमें स्पोर भरा हुआ है। स्पोर मतलब छोटा छोटा ये जो दाना है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में भरा हुआ है जिसका नाम होता है स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम नाम के केज में, यानी मतलब बक्से टाइप का बैग लाइक स्ट्रक्चर इसमें भरा हुआ है। एक टाइम आएगा जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ने के कारण ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और ये स्पोर पूरा एनवायरनमेंट में फैल जाएगा। एक्चुअल में ये स्पोर जो है अभी भी एनवायरनमेंट में फैला हुआ है हर तरफ, चारों तरफ, और हर समय ये रहता है। और जब ये नमी पे गिरेगा ना तो ये क्या करेगा, अपने ही समान, जैसे कि मानिए यहाँ से ये फटा, यहाँ गिरा, यहाँ से गिरा तो एक नए फिर से स्पोर का निर्माण कर दिए। जैसे ये हाइड्रा का मतलब ये देखिए राइजोपस फंगस का एक एग्जांपल दिया गया है। राइजोपस फंगस जो होता है वो इस तरह से निर्माण करता है कि इसका स्पोर्स ज़मीन पे गिरा फिर से हो गया। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, राइजोपस फंगस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। आप कोई ब्रेड का स्लाइस रखिए, वहाँ पे भी नमी होता है, और नेचर में, हमारे नेचर में एनी टाइम स्पोर्स जो होता है वो घूमते रहता है। ये स्पोर्स यहाँ पे बैठेगा और यहीं पे ये इस तरह से जो है ये फंगस का निर्माण कर देगा। आप अक्सर देखेंगे कि कोई भी रोटी रखिएगा, ब्रेड रखिएगा, तो वो जो है उसमें हरा हरा दाग आ जाता है। तो वो जो हरा हरा हो जाता है वो और कुछ नहीं, वहाँ स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ये जो दाग धब्बा लग जाता है, स्पोर फॉर्मेशन। और एक और एग्जांपल है इसका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी इसका एक प्राइम एग्जांपल है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पेनिसिलिन जो था ना, ये सबसे क्रांतिकारी एंटीबायोटिक में से एक था, सबसे क्रांतिकारी एंटीबायोटिक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय लाखों लोग घायल हो गया था, और उस समय जो एंटीबायोटिक दिया गया था वो पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक पौधा था। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, ये पेनिसिलियम नोटेटम का, इसी से एक एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन, और उस पेनिसिलिन से कई लाखों लोग का ज़िंदगी बच गया था। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे चलते हम लोग स्पोर फॉर्मेशन अगर समझ में आ गया तो। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन का डिफिनेशन बता देते हैं। इन स्पोर फॉर्मेशन में द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर। जो पेरेंट प्लांट होता है वो हजारों रिप्रोडक्टिव यूनिट उत्पन्न करता है जिसका नाम स्पोर है। ये लैंड करता है भोजन पे या ज़मीन पर अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का कहने का मतलब है जिस समय नमी हो, पानी हो, भोजन हो, वहाँ पे लैंड करता है। दे जर्मिनेट, उसके बाद इसमें जर्मिनेशन होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट, और नए प्लांट को उत्पन्न करता है। आप इस एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला देख लेते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन वाला जो बात है ना, ये रीजनरेशन तो एक तरह से समझिए आप, रीजनरेशन सब में होता है। रीजनरेशन आप में भी होता है, रीजनरेशन हम में भी होता है, रीजनरेशन हर जगह पे होता है। रीजनरेशन हम लोगों में कैसे होता है? रीजनरेशन का मतलब क्या? रीजनरेशन का मतलब है फिर से निर्माण हो जाना। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अपने शरीर के किसी अंग से अपना पूरा शरीर का निर्माण कर लेना, ये रीजनरेशन है। रीजनरेशन का सिंपली मतलब है जो भी पार्ट कट गया है शरीर का वो फिर से उत्पन्न हो जाना। हालांकि यहाँ पे रीजनरेशन का मतलब है पूरे बॉडी का बनना। हम लोग का कोई अगर जो पूरा शरीर कट जाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन बहुत सारा ऐसा जीव है जिसमें ये आ जाता। अगर जैसे कि आप छिपकली का देखेंगे, अगर पूँछ कट गया तो पूँछ फिर से आ जाता, लेकिन ये बार बार नहीं आएगा। एक ही बार कटेगा तो आएगा, दोबारा कटेगा तो नहीं आएगा। बहुत सारा आप छिपकली देखे होंगे जिसका पूँछ ही नहीं। रीज़न क्या है? उसका 2 बार कट गया, तो 2 बार कटेगा तो नहीं आएगा। लेकिन रीजनरेशन जिसमें भी पाया जाता है वो, इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए आप, प्लेनेरिया। ये है प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा ये हाइड्रा, और तीसरा स्टारफिश है। ये स्टारफिश का देखिए आप 5 हाथ है, अगर आप इन 5 हैंड को अलग अलग काट देते हैं तो 5 नया स्टारफिश बन जाएगा। यानी यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, और ये 5 नया स्टारफिश बन जाएगा। इतना पावर होता है। रीजनरेशन का पावर सबसे ज़्यादा होता है प्लेनेरिया में। ये एक पूरा प्लेनेरिया देखिए, इसको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म कहने का मतलब ये चपटा होता है, आगे पीछे दोनों तरफ से चपटा होता है। और कहाँ पाया जाता है? तो झील के पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड, झील के पानी में पाया जाता है। और प्लेनेरिया में आप देख रहे होंगे आई स्पॉट। ये आँख नहीं है प्लेनेरिया का, दरअसल ये आँख नहीं, आई स्पॉट है, सिर्फ धब्बा है। और ये लाइट के प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। आप इस पे लाइट मारेंगे तो ये छटपट करके भाग जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये प्लेनेरिया यहाँ पे देखिए, इस प्लेनेरिया का क्या किया, हम यहाँ से बीच में से गर्दन वाले हिस्सा को काट दें। पूरा मान लीजिए कि नीचे वाला पूरा हिस्सा ही काट दें। अगर पूरा नीचे का हिस्सा काट देंगे तो ये देखिए इस तरह से का हो जाएगा, लेकिन ये पूरा नीचे का हिस्सा फिर से बना लेगा। इतना रीजनरेशन का क्षमता इसमें होता है। अगर आप यहाँ से लेके पूरा ऊपर का हिस्सा काट देते हैं तो ये देखिए पूरा ऊपर का हिस्सा कट गया, खाली इतना बचा, तो ये फिर से पूरा बॉडी बना देगा। आप बीच वाला हिस्सा रहने दीजिए, सर काट दीजिए, नीचे वाला हिस्सा काट दीजिए, फिर से ये बना लेगा। यानी आप या सर काट दो, या नीचे से काट दो, या बीच में से काट दो, कहीं से भी काट दो, एक पूरा प्लेनेरिया बन के तैयार हो जाएगा दोबारा से। मतलब इतना ज़्यादा रीजनरेशन का पावर प्लेनेरिया में होता है।
तो आप समझ सकें रीजनरेशन का मतलब क्या है, अपने शरीर के किसी भी अंग से अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेना, ये रीजनरेशन कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट नहीं, इसके बाद एक और होगा फ्रेगमेंटेशन। इस वीडियो में लास्ट कर देते हैं क्योंकि एक और होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, उसको एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? फ्रेगमेंटेशन दरअसल क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कोई सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अभी तक हम लोग पढ़े थे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर था, लेकिन ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये जटिल नहीं, सिंपल है। सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का टूट जाना, किसमें टूट जाना? इनटू 2 और मोर पीसेस, 2 या 2 से अधिक पीसेस में टूट जाना, जिसमें से प्रत्येक ईच फॉर्मिंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्रत्येक अपना खुद का एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आप देखें, वो नहीं होता पानी आप रखेंगे बहुत दिन तक तो उसमें काई लग जाता है, दरअसल वो काई कुछ और नहीं, स्पाइरोगायरा होता है। ये स्पाइरोगायरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो डीएनए इसका रहता है, जो न्यूक्लियस रहता है, वो ऐसा स्पाइरल फॉर्म का रहता है, इस तरह का स्पाइरल। अगर ये स्पाइरल फॉर्म का है इसलिए इसको स्पाइरोगायरा बोले। और इसमें हर जगह डीएनए, हर जगह न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए आप यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, कहीं से काट दो, ये जो है नया ऑर्गेनिज्म को फिर से बना लेगा। दूसरा है सी एनीमो जो है, ये भी एक तरह से रीजनरेशन में मतलब रीजनरेशन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हालांकि स्पाइरोगायरा है। तो अगला वीडियो में हम लोग, एक बज गया है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट बच गया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और लास्ट में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह के नोट्स या ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।